नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्यहीन धारा, शक्ति गुणांक, रीजन है ना, जो आदि को समाप्त कर लिया था। ये सब टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक शक्ति व औसत शक्ति से कंटिन्यू हुए थे। उसी टॉपिक से निकला शक्ति गुणांक, फिर उसी शक्ति वाले टॉपिक से निकला कार्यहीन धारा। शक्ति के न्यूमेरिकल इस बीच में हमें 2, 4, 5 लेने चाहिए थे, वो हमने नहीं लिए। तो मैं इस पूरे टॉपिक के जो ग्रुप है, समूह है, इसको विराम देने के लिए शक्ति से संबंधित 2, 4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। हालांकि एंड में अपन एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये 2, 4 न्यूमेरिकल लेने के बाद फिर टॉपिक चेंज कर देंगे। किस तरह से लेना है वो आपको समझा देंगे, है ना साहब। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। कैपिटल आर प्रतिरोध, एक मिनट, कैपिटल आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। यदि धारा का शिखर मान I0 हो तो शक्ति का क्षय बताइए। ठीक है सर, सिंपल है क्वेश्चन। देखो सर, पहली बात तो प्रतिरोध के लिए, phi बराबर 0, यानी वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर 0 है। ठीक है सर, इसलिए cos phi इज इक्वल टू 1 है सर। अब प्रतिरोध में एक एडवांटेज है। प्रतिरोध में आप ये जो शक्ति है ना, अपन ने औसत शक्ति निकाली उससे, अब उसको आप डायरेक्ट, जैसे अपन ने लिया है, एक फॉर्मूला है I RMS स्क्वायर R V RMS स्क्वायर अपॉन R, और एक V RMS इंटू IRMS। ये प्रतिरोध के लिए फैसिलिटी, क्योंकि प्रतिरोध का व्यवहार AC और DC में सेम है, यानी उसके लिए तो कोस आना ही नहीं है। कुंडली वगैरह के लिए तो आप, अब ये धारा का शिखर मान दे रहा है, तो धारा के पदों में जानना चाहेगा, तो स्वाभाविक है अपन इस वाले सेगमेंट को उठाएंगे, है ना। अब क्योंकि शिखर मान दे रखा है, तो अपन जानते हैं IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, इसलिए ये सब अपन ने शक्ति ये लिख दी, I0 अपॉन √2 इंटू कैपिटल R, ये होल स्क्वायर, यानी 1/2 I0 स्क्वायर R। तो अगर शिखर मान के पदों में दिखाएंगे तो शक्ति प्रतिरोध में इतनी आएगी। सिंपल सा सवाल है ना, कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी परिपथ में। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, छोटे भी हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसी परिपथ में धारा, अब धारा दे रखी है, पहले लिख देता हूं मैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये धारा दे रखी है, द्वारा दी गई है। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। शक्ति का क्षय बताओ।
अब ये क्वेश्चन इसके अनुसार देखें तो इतना पॉपुलर रहा कि ये क्वेश्चन 86 से 2020 तक आता ही रहा कंटिन्यू, मतलब अलग अलग कंपटीशन में, जबकि क्वेश्चन में कोई ऐसी विशेषता नहीं, मतलब विशेष बात नहीं है, डायरेक्ट मौखिक के क्वेश्चन है ना और डायरेक्ट आंसर है। अब देखो वोल्टा और धारा आपके सामने लिख रहे हैं, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर आपको दिख रहा है, फाई बराबर -π/2 या +π/2, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कला कोण का अंतर देख लो आप, कला कोण का अंतर π/2 है। अब इसने शक्ति पूछा तो सब आप समझ ही होंगे, इसलिए पी एवरेज VRMS, एक मिनट है ना, वो तो वैसे 0 ही हो गया, पर वाह एक पद तो अपन लिख ही दे है ना, IRMS और कोस ±π/2, कोस π/2 यानी 0, तो पी एवरेज बराबर क्या हो गया 0। यानी कहने का मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ गया था, क्योंकि कलांतर अपने को साफ दिख ही रहा था कि कलांतर कितने का है, 90 डिग्री का कलांतर, तो 90 डिग्री का अंतर है यानी कलांतर है, तो स्वाभाविक है शक्तिशय 0 ही होगा। क्लियर सब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सब, पहले क्वेश्चन को देखें अपन। एक एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल व धारा के ताक्षणिक मान, ठीक है साहब, विद्युत वाहक बल व धारा के ताक्षणिक मान ये दे रखे हैं साहब, ये 200 साइन 314 t, ओमेगा की जगह 314 दिख रहा है साफ। धारा I इज इक्वल टू, ये इसने दे रखा है साइन 314t प्लस π/3। कलांतर तो आपको दिख गया होगा कि कलांतर तो π/3 का है, तो कलांतर तो अपने को साफ दिख चुका, π/3 यानी 60 डिग्री, 180/3, तो 60 डिग्री का कलांतर है। अभी कह रहा है शक्ति का मान वाट में बताइए, ठीक है साहब। अब देखो V0 कितना है, V0 का मान 200 वोल्ट है, दिख रहा है साफ है ना। I0 कितना है, तो साइन के आगे कुछ भी नहीं है, तो I0 का मान कितना हुआ 1 हुआ। 560 डिग्री हुई क्या, तो सब इसलिए औसत शक्ति VRMS, तो VRMS की जगह क्या लिख दूं V0/√2, क्लियर, इनटू IRMS लिख रहे हैं ना, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ना, इनटू IRMS, इसकी जगह लिख दो I0/√2 इनटू cos 60 डिग्री मतलब π/3। अब सब VRMS का मान कितना रख दो 200, IRMS का मान 1, √2 इंटू √2 यानी 2, और cos 60 मतलब 1/2, तो सब ये सब 200/4 हो गया। 200/4 का मतलब 50 वाट है ना, तो सब शक्ति का मान 50 वाट आ गया। सिंपल है ना, सीधे सीधे सवाल है, पर अपन ने शक्ति के सवाल लिए नहीं थे, इसलिए वो अपन ने इस सेगमेंट में डाल दिए है ना। ज्यादा सवाल इसमें लिए नहीं जा रहे, कम ही सवाल इसमें ले रहे हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में I बराबर है ना, ये सब I इज इक्वल टू
5 साइन, और ये दे रखा 100t माइनस π/2, -π/2, ये तो करंट दे रखी है, ठीक है। और वोल्टेज दे रखा है V = 200 साइन 100t होना चाहिए यहाँ पर, है ना। इसमें t तो दिख नहीं रहा, पर 100t होना चाहिए, है ना। के लिए इसमें शक्ति का क्षय बताओ, तो ठीक है साहब, ओमेगा टी तो दोनों में समान आ ही रहा है। कलांतर देखें, कलांतर कितना आ रहा है, कला कोण का अंतर 90 डिग्री आ रहा है, और कलांतर 90 डिग्री है, तो शक्ति का क्षय कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर में मौखिक रूप से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डायरेक्ट दिख जाता है ना। जहाँ π/2 आपको फेज डिफरेंस दिख जाए तो वहाँ क्लियर है कि सब वहाँ पर शक्ति का क्षय 0 होगा, है ना। और देखते हैं सब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, है ना। हालांकि ठीक है, अपन और जरूरत पड़ेगी अपने को तो लेंगे, पर फिलहाल तो भी आज के लिए तो ये क्वेश्चन लास्ट होगा, है ना। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बराबर 15 साइन ओमेगा टी और I बराबर 20 कोस ओमेगा टी। लास्ट क्वेश्चन है सब, है ना। अभी कह रहा है परिपथ में व्यय औसत शक्ति का मान बताओ, ठीक है ना। तो परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति का हमें मान बताना है, ठीक है। चलो सब, एवरेज पावर। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे देखना होता है, कलांतर देखो पहले। कलांतर देखने के लिए दोनों का एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में होना आवश्यक है। एक अगर फलन साइन में है, दूसरा कोस में, तो आप कलांतर नहीं ले सकते, है ना। तो या तो दोनों को कोस में करो या दोनों को साइन में करो, है ना। इसको कर लेते हैं 20, इसको अपन लिख लें साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख लें, या 90 प्लस, है ना। इसको लिख लिया अपन ने 90 माइनस, या यूं लिख लें ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब देखो ये भी साइन में है और ये भी साइन में है, दोनों साइन में है। अब कलांतर देखो, तो कलांतर कितना हुआ, π/2। कलांतर π/2 है, तो स्वाभाविक शक्ति का क्षय कितना होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब कई बार कलांतर, ये जैसे इस क्वेश्चन को इसने कराना पड़ा कि इसने इसमें कलांतर दिखाया नहीं था, इसने आप पे छोड़ देता है कि भाई आप निकाल लो, समझे। तो सब वो अपन ने मैनेज कर लिया, यानी अपन इस सवाल से जानने के कलांतर निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का समान होना आवश्यक है। ये तो वह सब शक्ति और उससे बाद वाले टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल थे। अभी न्यूमेरिकल खत्म तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिकल अभी एनसीईआरटी वाले भी अपन लेंगे, है ना। लेकिन अब टॉपिक क्या क्या अपने पास बचते हैं, तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट में या कुछ जानकारियां, जैसे एलसी दोलन। एलसी दोलन भी एक जानकारी है, कई बार सिलेबस से इसको हटा देते हैं, कई बार जोड़ देते हैं, बड़ा टॉपिक नहीं। चोक कोइल, चोक कुंडली एक युक्ति है, उपकरण है। मेटल डिटेक्टर, और इसमें फिर सबसे बड़ा टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर।
मतलब ट्रांसफार्मर बड़ा होगा इन कंपैरिजन, है ना। तो अब छोटे छोटे अपन टॉपिक से बात चालू करते हैं, है ना। अब यूज कर रहे हैं, यानी अब इस पन्ने पे तो मैं मेटल डिटेक्टर बता देता हूँ, फिर एलसी दोलन बता दूंगा। तो अब ये यूजेज के लो, इंस्ट्रूमेंट के लो, है ना। लेकिन अब ये टॉपिक्स इंस्ट्रूमेंट टाइप के टॉपिक हैं, यूज के रूप में आप इन्हें देखें। तो सबसे पहले धातु संसूचक, है ना, मेटल डिटेक्टर, संसूचक, है ना, यानी मेटल डिटेक्टर। अब सब मेटल डिटेक्टर्स को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, है ना। पहले आप मेरे को इस छोटी सी बात का जवाब दो। ये कुंडली है, ये अपन बल्ब लगा रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तो ये अपन ने स्रोत लगा दिया, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन मैंने बताया नहीं आपको, है ना। ये सब बल्ब क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यदि इस कुंडली में मैं किसी चुंबकीय पदार्थ को या धातु को रख दूं, है ना, मैंने इसमें कोई धात्विक माध्यम रख दिया, है ना, नर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया, ठीक। तो नर्म लोहे का टुकड़ा रखने के पश्चात बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन होगा। एक तो पहले जब आपने ये मेटल पीस नहीं रखा, धातु का टुकड़ा नहीं रखा, उस समय तो आप बल्ब की चमक जो थी कैसी भी थी। मेरा प्रश्न है कि धातु का टुकड़ा रखने के बाद या नर्म लोहे का टुकड़ा रखने के बाद बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन होगा। पहले जो था अब उस पहले से घटेगा या पहले से बढ़ेगा, है ना। तो मेरे क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब मैंने जब ये टुकड़ा न रखा था उस समय बल्ब का प्रकाश था, जो भी था, कम था कि ज्यादा था। मेरा प्रश्न है कि धातु का टुकड़ा रखने के बाद इस बल्ब की चमक पर क्या परिवर्तन होगा। तो साहब आप सीधी सीधी बात को समझिए कि L बराबर होता है म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L, क्लियर। ये तो निर्वात में अगर आप पदार्थ रख देंगे तो L बराबर म्यू r म्यू 0 n स्क्वायर A अपॉन L। तो सब पदार्थ रखने से स्वप्रेरकत्व तो L बढ़ जाता है। लॉजिकली समझो आप, है ना। L बढ़ा, L बढ़ जाने से मैं इधर ले लूं स्पेशल, L बढ़ जाने से स्वाभाविक रूप से XL बढ़ जाएगा। तो पदार्थ की, मैं उसको डार्क भी करता हूं, पदार्थ के रखने से L में वृद्धि हुई, L में वृद्धि से XL में वृद्धि हुई, और XL में वृद्धि से IRMS बराबर VRMS अपॉन XL। XL में वृद्धि से धारा में कमी हुई, और धारा में कमी हुई तो बल्ब की चमक कम होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हम इस कुंडली में पदार्थ रख देंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ या नर्म लोहा रख दिया हमने, तो स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है। स्वप्रेरकत्व में वृद्धि से प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ गया, और प्रेरणिक प्रतिघात में वृद्धि से धारा में कमी के कारण बल्ब की चमक में कमी होगी। क्लियर, सिंपल है ना।
अब मेरे इस टॉपिक पर आ जाओ आप, धातु संसूचक वाले टॉपिक पर, मेटल डिटेक्टर पर। तो मेटल डिटेक्टर एक प्रकार का आरएलसी परिपथ है ना। मेटल डिटेक्टर एक प्रकार का आरएलसी परिपथ है। मेरे पास स्पेस तो नहीं बची, चलो उधर ले जाता हूं मैं। उधर मैंने चीज समझा के अब आगे चलता हूं। मैंने यहां पे टॉपिक डाल लेता हूं, मेटल डिटेक्टर। ठीक है, बात कनेक्ट ही रहेगी, वहीं रहेगी ना। तो मेटल डिटेक्टर इज ए आरएलसी सर्किट। ये रहता है सामान्यतः कौन सी अवस्था में? इससे रखा जाता है अन्नाद की सिचुएशन में। अब अन्नाद की सिचुएशन में Z मिनिमम, इसलिए करंट मैक्सिमम रहती है। ठीक है साहब, ये तो होगी एक बात। तो सामान्यतः जो मेटल डिटेक्टर का सर्किट है वह अन्नाद की पोजीशन में होता है। अन्नाद की पोजीशन में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम होती है। अब आप जिस घेरे से आपको गुजरवाया जा रहा है वो घेरा एक तरह से कॉइल है, लूप है, ठीक है। और आप एक चालक हैं, और आपके जेब में अगर कोई मेटल रखा है तो वो तो शुद्ध चालक है। चलो आपको तो एक बार छोड़ें, है ना, आप चुंबकीय पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपके अगर जेब में मेटल रखा है तो सब आप जैसी कोइल में मेटल एंटर करेंगे, एल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो धारा घटेगी, है ना, यानी अनुनाद भंग हो जाएगा। जैसे आप कोई व्यक्ति मेटल लेकर गुजरता है, कोई भी व्यक्ति अगर मेटल लेकर गुजरता है मेटल डिटेक्टर से तो अनुनाद भंग हो गया। भाई अनुनाद के समय तो एक्सएल किसके बराबर है? एक्ससी के, है ना। लेकिन जब कोइल में से कोई मेटल लेकर गुजर रहा है या कोइल में से गुजरने वाले व्यक्ति के पास मेटल है तो स्वाभाविक है एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो जाएगा। ये अनुनाद भंग हो गया, और अनुनाद भंग होते ही जेड में वृद्धि होगी, और जेड में वृद्धि होते ही करंट आरएमएस में कमी होगी, और जैसे ही करंट में कमी होती है तुरंत बीप बच जाती है ना, तुरंत बीप बच जाती है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि जो आदमी इस लूप के अंदर से निकल रहा है उसके पास मेटल है। तो ये मेटल डिटेक्टर का एक सिंपल सा सर्किट, ठीक है साहब। अब आ जाइए सब चौक कुंडली, छोटे छोटे, है ना, मजा भी आएगा आपको, रोचक भी है। चौक कुंडली, चौक कॉइल। अब तो चौक कुंडली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अब तो ट्यूबलाइट्स वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं आजकल। पुरानी ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, पुरानी ट्यूबलाइट में बीच में बॉक्स टाइप का दिखता था आपको, है ना। वो जो पुरानी ट्यूबलाइट में बीचों बीच आपको एक बॉक्स नुमा आकृति दिखती थी, उस बॉक्स नुमा आकृति को ही चौक कुंडली कहते हैं। क्या करती है वगैरह भी तो अपन बता देंगे, है ना। तो सब अब तो चेंज हो गया, अब तो सारा सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया। अब तो ट्यूबलाइट का प्रकार भी चेंज आ गया, उसमें भी अब एलईडी फला दिखा, है ना, उसमें एलईडी से भी आगे एडवांस हो गया अब तो कहने का मतलब अब वो प्रकार ही चेंज हो चुके। तो आज की जो ट्यूबलाइट्स हैं उनमें आपको चौक कुंडली जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, पुरानी में मिलेगी। तो सब
चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए निर्मित की गई ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व उच्च हो, वह प्रतिरोध नगण्य हो या अल्प हो, चोक कुंडली कहलाती है। दोबारा सुने, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई वह कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व उच्च हो, वह प्रतिरोध नगण्य या अल्प हो, चोक कुंडली कहलाती है। चोक कुंडली का कार्य प्रणाली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि कोई धारा कार्यहीन नहीं हो सकती। अपना डिस्कशन अपनी जगह सही है। अपन ने ये तो बता ही दिया था कि कुंडली में ठीक है, शक्ति का क्षय शून्य तो नहीं होता, लेकिन कम तो होता ही है। ठीक है ना। अब सब इसे बनाते कैसे हैं? तो इसे बनाने के लिए आप नर्म लोहे की पटलित क्रोड लोगे। पटलित का मतलब आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया जा चुका है ना। ये सब इसको ऐसे पत्तियों में छील लोगे, बताया था ना आपको, और हर पत्ती को वार्निश में डुबो दोगे और कुछ अलग वार्निश में, और उनको डुबाकर वापिस चिपका दोगे। तो ये तो हुई नरम लोहे की पटलित क्रोड, है ना। नरम लोहे की पटलित क्रॉट, ठीक है। इस पर आपने विद्युत रुद्ध तांबे के तार वृत्ताकार लपेट देने हैं। ये जो आकृति बनी इसी को कहते हैं चोक कुंडली। ये आपके सामने है, ये चोक कुंडली है। ये विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड है ना, विद्युत रुद्ध तांबे के तार, है ना। तो सब बनावट भी होगी। अब क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है, तो मेन बात आ जाओ आप तो सावधानियों पर। सावधानियां, है ना। क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, तो अपन तो प्रिकॉशन पर फोकस हो जी। पहली प्रिकॉशन, प्रतिरोध को नगण्य या अल्प रखने के लिए कुंडली जिन तांबे के तार की आप बनाओ, उन तारों की मोटाई को अधिक कर दो। यह तारों की मोटाई अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? क्योंकि R is proportional to 1/A, है ना। तो भाई आपने उद्देश्य तो पहले ही बता दिया कि साहब हम उसको चोक कुंडली कहते हैं जिसका प्रतिरोध अल्प हो और स्वप्रेरकत्व उच्च हो। तो प्रतिरोध को अल्प करें, जैसे तांबे का तार है, चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो प्रतिरोध के कारण शक्ति का क्षय होगा, जिसे अपन I² R से दर्शाते हैं। शक्ति का क्षय, है ना, I² R से। अब साहब आप तो लॉसेस को बचाना ही चाहोगे ना, इसीलिए कुंडली को काम में ले रहे हो। तो सब प्रतिरोध को अल्प करने के लिए विद्युत रुद्ध तांबे के तार की मोटाई अधिक होनी चाहिए, क्योंकि R is proportional to 1/A। ठीक सर। दूसरी बात, स्वप्रेरकत्व तो आपको उच्च करना है। तो देखो L μ0 n² A/L, ये तो निर्वात में, और माध्यम में L मीडियम लिख दो, μR μ0
n स्क्वायर a अपॉन l। तो स्वप्रेरक को तुच्छ करने के लिए दो तरीके कि एक तो पदार्थ अंदर रख दो, तो रख रखा अपन, नर्म लोहे की क्रोट रख रखी, l अधिक हो गया, फेरों की संख्या भी अधिक करनी चाहिए। तो एक और एडवाइज है, ठीक है अपन ने पदार्थ तो रख ही रखा है ना, तो एक तो पदार्थ रख दें अंदर और एक फेरों की संख्या बढ़ा दें, तो स्वप्रेरक तुच्छ हो जाएगा। परिभाषा में यही उद्देश्य अपन दे रहे हैं कि उच्च स्वप्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध, ये दो उद्देश्य पूरे हो गए। अब क्योंकि आप पदार्थ रख देंगे तो फिर वहां भी एक सोचने वाली बात है, जब आपने पदार्थ रख दिया तो उन पर जो कुंडलियां लिपटी हुई हैं, उन लिपटी कुंडलियों में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो पदार्थ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न भंवर धारा से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी, जिसे अपन जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। तो भंवर धारा हानि से बचने के लिए क्या करोगे, तो कर रखा है। भंवर धारा हानि से बचने के लिए क्रोड को लैमिनेटेड यानी पटलित करेंगे, ठीक है साहब। तो ये सब चौक कुंडली से संबंधित बातें, उसमें और कुछ विशेष है ही नहीं, जो तीन चीजें थी वो अपन ने बिल्कुल टाइटल क्लियर कर दिया, और तो इसमें कोई बात अलग से। उपयोग क्या करेंगे, तो उपयोग तो धारा को नियंत्रित करेंगे। हम इसको ट्यूबलाइट में तो लगाते ही थे, और जगह भी कई जगह होंगी, अपन ने अभी भी गौर नहीं किया, नहीं तो कई जगह ऐसा होगा जहाँ प्रत्यावर्ती धारा को इसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा एक और इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिया, ठीक है साहब। अब मेरे पास एलसी दोलन, वो एलसी दोलन तो एक जानकारी है, और एक मेरे को ट्रांसफार्मर, दो चीजों में और इन्वॉल्व होना है। तो ये तो क्लियर होगी सब बातें, है ना। मेटल डिटेक्टर क्लियर हो गया। अब थोड़ा एलसी दोलन पर अपन प्रकाश डाल देते हैं, है ना। एलसी दोलन, ठीक है। एल तथा सी यानी संधारित्र और कुंडली से निर्मित प्रतिरोध को, निर्मित परिपथ को टैंक परिपथ कहते हैं। क्लियर सब। अब टैंक परिपथ क्या है सर, तो सिंपली ये देखो एक सर्किट है, ये इसमें संधारित्र है और इसमें ये कॉइल है। इस सर्किट को अपन टैंक सर्किट कहते हैं। इधर सी लिख देता हूं, इधर एल लिख देता हूं। कुंडली तथा संधारित्र के बीच ऊर्जा के विनिमय से उत्पन्न दोलन एलसी दोलन कहलाते हैं। अभी ऊर्जा के विनिमय से कैसे दोलन हो रहे हैं वो अपन देखते हैं, है ना। क्रम में देखें सब, एक क्रम बनाते हैं अपन, ठीक है। यहां से मैं दोलन भी आपको दिखाता जाता हूं। अभी संधारित्र के पास कोई ऊर्जा नहीं है, जीरो। अब आप एक ऊर्जा का स्रोत, बैटरी जो भी है उसका इस्तेमाल करो और संधारित्र को चार्ज करो, उसको ऊर्जा दो। इस समय संधारित्र के पास एनर्जी, अपन जानते हैं संधारित्र के पास हाफ CV स्क्वायर 3 है एनर्जी। संधारित्र इस समय दी गई ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में संचय कर लेगा, ठीक है। इस समय अब संधारित्र के पास ऊर्जा क्या होगी साहब, अधिकतम हो गई। उसने ऊर्जा का संचय कर लिया। ये सब ऊर्जा कहलाएगी विद्युत ऊर्जा। क्लियर।
अब संधारित होगा डिस्चार्ज, ये निरावेशित हुआ, है ना। नेक्स्ट सिचुएशन, पेन चेंज करता जाता हूं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट सिचुएशन में केवल संधारित की तरफ देखना है आपको, है ना। संधारित डिस्चार्ज हो चुका है, संधारित्र डिस्चार्ज हो चुका है, यानी संधारित्र के पास ऊर्जा अब क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये इसने धारा प्रवाहित की तो किसके पास की, कुंडली के पास। जैसे ये धारा प्रवाहित करेगा, कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देगी। इस समय अब संचय किसके पास हो गया, कुंडली के पास। हाफ Li² Li 0 लिख दो, यानी अब विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गई, चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है सर। तो जैसे संधारित्र डिस्चार्ज हुआ, कुंडली को धारा मिली, कुंडली धारा मिलते ही विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देगी, जैसा मैंने दिखा दिया, विपरीत दिशा में, है ना। तो सब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा। अब ये विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरित हो गया। ठीक है, कुंडली में जैसे विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल पुनः संधारित्र को आवेशित यानी चार्ज करने के काम आएगा, उसको वापस चार्ज कर देगा ये विपरीत दिशा में, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई। तो विपरीत दिशा में, यानी ये प्लेट पहले धनात्मक थी, अब ऋणात्मक दिखा दी, और ये ऋणात्मक थी, वो धनात्मक दिखा दी, यानी विपरीत दिशा में संधारित्र के पास वापिस ऊर्जा अधिकतम हो गई। एलसी सर्किट है ये, एलसी है ना। ये सब चुंबकीय ऊर्जा वापिस किस में कन्वर्ट हो गई, विद्युत ऊर्जा पे, है ना। क्लियर, संधारित्र रिचार्ज हो गया। अब क्या होगा साहब, उसको नेक्स्ट देखें, है ना। अब वापिस संधारित्र डिस्चार्ज होगा, अपनी ऊर्जा खो देगा और करंट फ्लो करेगा, है ना। वापिस संधारित्र डिस्चार्ज हो गया। धारा की दिशा देख लो आप, पहले के बिल्कुल उल्टा है, अगर आप देखें तो पहले से बिल्कुल उल्टा है। संधारित्र के पास एनर्जी वापस 0 हो गई, बिल्कुल क्लियर है ना। एक के पास देखते हैं, मतलब जैसे आप या तो कुंडली के पास देख रहे थे तो कुंडली के पास देखो, संधारित्र के पास देख रहे हैं तो थोरोली फिर संधारित्र के पास ही देखना है। ऐसा नहीं है कि फिर बीच में आप अपने हिसाब से मैनेज कर दो, ऐसा नहीं होगा ना। अब धारा विपरीत दिशा में आई तो फिर कुंडली में प्रवाहित होते ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी विद्युत ऊर्जा अगेन कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, है ना। फिर क्या होना है सब, फिर वापस प्रेरित विद्युत वाहक बल संधारित्र को आवेशित करेगा, इसके बिल्कुल उल्टा, यानी अपन वापस कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि एलसी सर्किट है, तो एलसी सर्किट की आवृत्ति अपन उन्नाद के समय जान चुके हैं, 1/2 पाई √LC होगी। तरंग आपके सामने मैंने निर्मित करके दिखा दी, है ना।
अब मैं वापस डेफिनेशन बोलता हूं। मैंने आपके सामने चित्र समझा भी दिया और सिचुएशन में आप देख भी रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा एल तथा सी के समांतर क्रम से निर्मित परिपथ को टैंक परिपथ कहते हैं। ये परिपथ कहलाता है टैंक परिपथ, है ना, टैंक सर्किट, है ना। इसमें कुंडली तथा संधारित्र के मध्य ऊर्जा के विनिमय से विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा, और फिर ये, है ना। तो एल तथा सी है, इनके मध्य ऊर्जा के विनिमय से उत्पन्न दोलन को एलसी दोलन कहते हैं। चित्र के अनुसार आपने देख रखा है कि सबसे पहले हमने संधारित्र को चार्ज किया, एक बार आपने सप्लाई दी, एक बार, बार बार नहीं, एक बार आप सप्लाई दे दो, सप्लाई देके आप संधारित्र को चार्ज कर दो। क्लियर। संधारित्र को चार्ज करोगे तो संचय विद्युत ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, संधारित्र डिस्चार्ज होगा, निरावेशित होगा। अब ये धारा प्रवाहित करेगा, यानी ऊर्जा किसको ट्रांसफर कर देगा, कुंडली को। कुंडली में संचित ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा के नाम से पुकारते हैं। तो अब ये ऊर्जा कुंडली के पास डिपॉजिट होगी, कुंडली लॉस नहीं करती, वो उससे विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देती है और पुनः संधारित्र को चार्ज कर देती है। तो चुंबकीय ऊर्जा वापस कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, फिर संधारित्र डिस्चार्ज होता है और ये ऊर्जा वापस कन्वर्ट इनटू चुंबकीय ऊर्जा। क्लियर सब। इस प्रकार जो दोलन उत्पन्न हुए उसकी आवृत्ति अपन एलसी परिपथ की आवृत्ति से, क्योंकि ये सर्किट ही एलसी सर्किट है, तो एलसी परिपथ की आवृत्ति फॉर एवर एफ बराबर 1/2 पाई रूट एलसी होती है। अब खास बात यह है कि इस प्रकार के दोलन अनंत काल तक जारी रहेंगे। बस एक बार आपको एनर्जी देने की आवश्यकता है, एक बार बस, है ना। फिर तो ये दोलन लगातार चलते ही रहेंगे, कंटिन्यू। ये धारणा है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, इसे, इस धारणा को पहले समझो। अब साहब आप कहेंगे इसकी क्या उपयोगिता है। अरे साहब, आपके ट्रांजिस्टर में आप आवृत्ति कैसे चेंज करेंगे, तरंग कैसे पैदा, अन्नाद के लिए या किसी प्रोग्राम को रिसीव करने के लिए आपको अपने इंस्ट्रूमेंट में भी तो एक वेव जनरेट करनी पड़ती है। तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट में वेव को कैसे जनरेट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के अंदर वेव को जनरेट करने के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट में एलसी सर्किट होना चाहिए, वेव को रिसीव करने के लिए भी एलसी सर्किट होना चाहिए। अब उसके द्वारा जो डेवलप वेव है, यानी जो एलसी सर्किट है, इसको दोलित्र भी कहते हैं ना। इससे आप जो सामने देख रहे हो, इसका हिंदी में दोलित्र, अंग्रेजी में ऑक्सीलेटर, है ना। इसे ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। यह इच्छित आवृत्ति का उत्पादन करता है, आपको जो आवृत्ति चाहिए उस आवृत्ति का उत्पादन करता है। अभी जैसे मान लीजिए अपन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, जब एंड करोगे आप पार्ट 2 को, तो संचार पढ़ोगे। संचार क्षेत्र में तरंग उत्पन्न करनी है आपको, तो तरंग उत्पन्न करने का सोर्स कौन है, यही है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी धारणा ये थी कि ये ऊर्जा का विनिमय निरंतर जारी रहेगा और दोलन के आयाम अनंत काल तक बने रहेंगे, यानी ये दोलन अनंत काल तक होते रहेंगे। क्लियर। और जब ये दोलन किसी उपकरण में, ट्रांजिस्टर के अंदर ही विद्यमान रहे, तो जिससे अनुनाद होगा वो प्रोग्राम लगातार आपको रिसीव होता रहेगा, उसका कट होने का कोई रीजन नहीं कि वो प्रोग्राम आपके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिसीव नहीं हो। अब प्रॉब्लम समझो,
जैसा कि मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि कोई ऐसा संधारित्र या कोई ऐसी कुंडली बना पाना संभव नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। यानी शुद्ध कुंडली और शुद्ध संधारित्र मात्र एक कल्पना है, ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब संधारित्र के पास भी अल्प प्रतिरोध है, इसका मतलब कुंडली के पास भी अल्प प्रतिरोध है। अब अल्प प्रतिरोध है तो स्वाभाविक है हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा। हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा, है ना। अब ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा तो ओरिजिनल सिचुएशन क्या होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या हो गया, है ना। ओरिजिनल सिचुएशन क्या होगी वो आपको मैं दिखाता हूं। यार लाइन ही सीधी नहीं खींची, ये क्या चक्कर है। इधर ले लेता हूँ सब, वो मेरा राइट हैंड चलता है ना, तो मेरे इधर फिर भी मेरे से बन जाते हैं ग्राफ, एकदम लेफ्ट में मुझसे नहीं बन पाता। ये टी और एनर्जी, है ना। तो एनर्जी का लॉस तो हर साइकिल में हो रहा है ड्यू टू रेजिस्टेंस। यानी आपको ये बताया जा चुका है कि कुंडली प्रतिरोध रहित नहीं है और संधारित्र भी प्रतिरोध रहित नहीं है, दोनों में प्रतिरोध है। तो हर चक्र में ऊर्जा का अल्पक्षय होता रहेगा, इसलिए हर चक्र में दोलन के आयाम घटते जाएंगे और अंततोगत्वा ये शून्य हो जाएंगे। यानी अगर आप देखो ऊर्जा का फॉर्म तो ये ऊर्जा घटते घटते शून्य हो जाएगी। जबकि अपन तो क्या सोच रहे थे, अपन तो सोच रहे थे कि सब दोलन के आयाम, एक मिनट, दोलन के आयाम अनंत काल तक नियत रहेंगे। अपनी सोच तो ये थी कि एल सी को ऊर्जा देता रहेगा और सी एल को ऊर्जा देता रहेगा और ये आयाम अनंत काल तक मेंटेन रहेंगे, एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, है ना। ऐसा नहीं हो पा रहा जैसा अपन सोचते हैं, ठीक है ना। ऐसे दोलन जिसमें हर चक्र में ऊर्जा की हानि होती रहे, ऐसे दोलन को हम कहते हैं अवमंदित दोलन। तो वास्तव में एलसी सर्किट तो अवमंदित दोलन देगा, ये नियत आयाम वाले दोलन एलसी सर्किट से मिलने वाले नहीं है। साफ है, बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के अल्प मान से ऊर्जा के क्षय होते रहने के कारण। अब क्या करें सब, तो सब इलेक्ट्रॉनिक जब अपन पढ़ेंगे पार्ट 2, उसमें एक आइडिया आएगा शानदार, है ना। क्या आएगा सब आइडिया, कि जो हर चक्र में एनर्जी के लॉसेस हो रहे हैं, जो हर चक्र में आपको ऊर्जा की हानि हो रही है, उसकी आप क्षतिपूर्ति करते रहें, उसको बाहरी तंत्र द्वारा प्रोवाइड करवाते रहें। आप बाहर के तंत्र द्वारा हर चक्र में होने वाली ऊर्जा के क्षय की पूर्ति करते रहेंगे या क्षति पूर्ति करते रहेंगे, तो वास्तव में दोलनों को या दोलनों के आयाम को अनंत काल तक नियत रखा जा सकता है। ऐसे दोलन जिनमें ऊर्जा देकर उनके आयामों को नियत रखते हों, उन दोलनों को अपन कहते हैं पोषित दोलन, है ना।
अब साहब ये कौन करेगा? यहां पर कौन करेगा इसलिए कह रहा हूं कि संचार तंत्र में जो आवृत्ति होती है वो होती है मतलब किलो हर्ट्ज, या वो होती है मेगा हर्ट्ज। 10 जरूरी नहीं हो, 10 तो मैंने लगा दिया, ऐसा 10। अब मतलब आप यूं सोचें कि कितनी आवृत्ति होगी, जैसे इसको किलो का मतलब 10 की पावर 3, तो ये पर सेकेंड, इधर 10 की पावर 6 मेगा और एक 10 की पावर 7 पर सेकेंड, पता है? अब किलो हर्ट्ज, मैंने 10 किलो हर्ट्ज देखा तो एक सेकेंड में कितने साइकिल हैं? 10 की पावर 4 चक्र, 10,000 चक्र एक सेकेंड में, है ना? नीचे जो मैं लिख रहा हूं उस तरंग की आवृत्ति देखो आप, 10 की पावर 7, एक सेकंड में इतने वाइब्रेशन, इतने साइकिल पूरे हो जाएंगे। अब आप सोचो कि इतनी एक सेकंड में साइकिल होते हों, वहां आपको हर साइकिल यानी हर चक्र में ऊर्जा की क्षति पूर्ति करके दोलनों के आयाम को नियत बनाए रखना हो, तो आप सोच सकते हो क्या किसी ह्यूमन बीइंग, किसी व्यक्ति द्वारा ये काम कर पाना पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। ये ऊर्जा की क्षति पूर्ति कोई मतलब कोई व्यक्ति का तो काम ही नहीं, व्यक्ति की तो छोड़ो, इसके लिए सर्किट भी बड़े परफेक्ट सर्किट चाहिए। तो सब जो पार्ट 2 होगा उसमें दोलन को पोषित करने के लिए या हर चक्र में ऊर्जा का अल्पमान देते रहने के लिए हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर एक कंपोनेंट है सब, ये भी एक अवयव है, बड़ा शानदार अवयव है। इस ट्रांजिस्टर से एक सर्किट बनाएंगे, वो सर्किट इसमें हर चक्र में क्षति पूर्ति होने वाली ऊर्जा की पूर्ति करता रहेगा और दोलन के आयाम को अनंत काल तक नियत बना देगा, यानी दोलन पर। तो सब जो आपके ट्रांजिस्टर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिनमें आप फ्रीक्वेंसी चेंजर रखते हो, यानी जहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, उन सभी सर्किट में ट्रांजिस्टर भी लगा होगा, क्योंकि एलसी सर्किट तो के वास्तविक दोलन ये हैं और ये जो हम सोचते हैं ये वाला है नियत आयाम के, ये वास्तविक नहीं है, है ना? उसका कारण अपन ने कंसीडर कर लिया। तो बच्चों आज आपको इस वाले में मेटल डिटेक्टर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, उसका आपको प्रोसेस समझा दिया। चौक कुंडली भी एक छोटा सा उपकरण है और ये एलसी दोलन एक डिटेल में आ चुके हैं, है ना? अब अपने पास इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बचता है ट्रांसफार्मर, है ना? तो कहने का मतलब अब अपने को पढ़ना रह गया ट्रांसफार्मर, है ना? ट्रांसफार्मर पढ़ते ये चैप्टर टोटली क्लोज हो जाएगा, है ना? और फिर इसके एनसीईआरटी वाले कुछ न्यूमेरिकल ले लेंगे, एडिशनल न्यूमेरिकल देखते हैं अगर वो लेने पे जरूरत पड़ेगी। वैसे मैंने क्या है इस वाले चैप्टर में मुझे ये सही लगा कि मैंने बीच बीच में न्यूमेरिकल हाथ के हाथ डाल दिए हैं, तो बीच बीच में डाले जाने वाले न्यूमेरिकल के कारण अब ये समस्या नहीं रही कि एंड में अपने ऊपर न्यूमेरिकल का लोड बढ़ जाए या लोड पड़ जाए। तो इस चैप्टर में मैंने प्रयोग कर लिया था पहले से, मैंने कहा भाई बीच बीच में मैं कंपटीशन में काम में आने वाले न्यूमेरिकल इसमें डालता रहूँगा, है ना? अब इस बार अभी तो मैंने एनसीईआरटी के डाले भी नहीं, इस बार देखो प्रयोग भी एक शानदार ये किया कि इस बार अभी एनसीईआरटी का मैंने एक भी न्यूमेरिकल इसमें नहीं डाला। तो ठीक है, कंपटीशन वाले डाल दे तो आपके जो बच्चे अन्य देख रहे होंगे कंपटीशन वाले, उनको भी लाभ होगा। अब ये आपकी ओपिनियन से मुझे पता पड़ेगा कि हाँ ये
इस चैप्टर में किया गया ये प्रयोग कहाँ तक सफल है ना। आप मुझे, या जब आप YouTube पे देखते हो तो वहाँ रेस्पॉन्स दो, आप रेस्पॉन्ड करो वहाँ पे कि हाँ हमें ये चाहिए। जैसा आप रेस्पॉन्स करेंगे वैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो सब इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ट्रांसफार्मर से चालू होगा, उसी में NCERT के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये काम करे, अब पता नहीं उसमें एक लेक्चर भी लग जाए, 2 भी लग जाए, है ना। न्यूमेरिकल ज़्यादा होंगे तो देख लेंगे, 2 लेक्चर भी पॉसिबल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।